Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार। आज खबर बहुत खराब है और मैं हूं अमीश देवगन। पूरे हिंदुस्तान के लिए इराक से आज जो शोक भरी खबर आई, क्योंकि आज ये बात पक्की हो गई कि इस्लामिक आतंकियों ने 39 भारतीयों के साथ खूनी खेल खेला है। लेकिन यकीन मानिए, आज सुबह से मैंने जो नज़ारा देखा उसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। क्या हमारे देश में मौत पर भी सियासत होगी? ये सवाल आज मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीतिक पार्टियों के सामने उठाऊंगा, क्योंकि सियासत अगर ऐसी होती है तो हमें ऐसी सियासत नहीं चाहिए। लेकिन इन तमाम सवालों पर आर पार करने से पहले हमें उन सभी भारतीयों को श्रद्धांजलि देनी चाहिए जो कट्टर इस्लामिक आतंक की बलि चढ़ गए हैं। हमारे पास कुछ खास तस्वीरें में आप देख सकते हैं। ये उन भारतीयों की आखिरी तस्वीरें हैं जिन्हें आईएसआईएस ने मौत के घाट पर उतार दिया है। ये सभी अपने परिवार, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य का सपना लेकर भारत से 3,500 किलोमीटर दूर इराक गए थे। लेकिन आज वो सभी सपने चकनाचूर या फिर कहें तो चूर चूर हो चुके हैं। पर कुछ नेता हैं कि सियासत से बाज नहीं आ रहे। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे संवेदनशील डिबेट, हिंदुस्तान के खिलाफ इस्लामिक आतंक का खूनी खेल, क्योंकि बांग्लादेशियों को छोड़ दिया जाता है और हिंदुस्तानियों की जान इस्लामिक आतंक ले लेता है। आज का आर पार इसी पर है। ये इस्लामिक आतंक का सबसे घिनौना चेहरा है, जिसकी बलि 39 हिंदुस्तानी चढ़ गए। इराक के मोसुल में करीब 4 साल पहले अगवा हुए 39 भारतीयों को कट्टर इस्लामिक आतंकी संगठन आईएसआईएस ने मौत के घाट उतार दिया। भारी मन से कह रही हूँ, वो लोग मार दिए गए हैं। विदेश में भारतीयों के इस सामूहिक नरसंहार पर पूरे देश में मातम है। अपनों को खोने वालों के आंसू थम नहीं रहे। लेकिन इस बीच संसद में विपक्ष की संवेदनहीनता देख लीजिए। लोकसभा में विदेश मंत्री को इस मुद्दे पर बोलने तक नहीं दिया गया। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मुझे शांति का दान दें तो मैं लोकसभा में भी उस बात को उसी तरह से आपके सामने रख सकूं। इतने भी संवेदनहीन मत बनो, इस तरीके की राजनीति मत करो, प्लीज प्लीज, दैट विल स्पॉइल ऑल ऑफ नो। और राज्यसभा में भी 39 भारतीयों की मौत पर श्रद्धांजलि के बीच भी हंगामे की कोशिश हुई। आईएसआईएस की दरिंदगी पर विपक्ष राजनीति से भी बाज नहीं आया। मुझे लग रहा है कि सरकार ने जो इस विषय पे किया ठीक तरह से नहीं किया। सच्चाई ये है कि ये कहना कि मरे का सब्र आ जाता है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात उन 39 परिवारों के प्रति बेरहमी की बात हो नहीं सकती। हंगामे का नेतृत्व किया कांग्रेस ने, और वहां भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने स्वयं नेतृत्व संभाला कि आज के कांग्रेस का व्यवहार ओछी राजनीति की सारी हदें पार कर गया। बार बार मैंने संसद में ये बात कही है कि जब तक सबूत नहीं मिल जाएगा मृत घोषित नहीं करूंगी, उनकी फाइल बंद नहीं करूंगी। हाँ, जिस दिन सबूत आ गया उस दिन 24 घंटे की भी देरी नहीं लगाऊंगी। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या कट्टर इस्लामिक आतंकवाद भारत के लिए बड़ा खतरा बन रही है, क्योंकि कट्टर इस्लामिक आतंकवाद पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी चेतावनी दे चुके हैं। We will stop radical Islamic terrorism because we cannot allow it to tear up our nation and indeed
to tear up the entire world. आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हिंदुस्तान के खिलाफ इस्लामिक आतंक का खूनी खेल। और अब विश्लेषण, वो विश्लेषण जो कि कोई नहीं करना चाहेगा, शायद ना हिंदुस्तान सुनना चाहेगा, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बताना पड़ेगा। मोसूल में भारतीयों के नरसंहार का विश्लेषण। बांग्लादेशियों को छोड़ा हिंदुस्तानियों का हुआ नरसंहार। हिंदुस्तान के खिलाफ इस्लामिक आतंक ने दिखाया कट्टर चेहरा। संवेदना दिखाने की बजाय सियासत में डूब गया विपक्ष। और सुषमा स्वराज कह रही है कि कांग्रेस ने उसकी अगुवाई करी। क्या मौत की खबर देने में सरकार ने एक बड़ी देरी करी है? और जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, मैं सीधा रुख करता हूं अपने पॉलिटिकल चेहरों का। आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज के इस डिबेट के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता, सीनियर स्पोक्सपर्सन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो गृह मंत्री राजनाथ सिंह की पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ राजीव त्यागी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और प्रवक्ता भी हैं। अमीर हैदर जैदी हैं, जो कि नेता हैं सीपीआई के, अपनी राय देने के लिए। मेरे साथ इस देश के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ RSN सिंह इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में सैयद रिजवान अहमद है, इस्लामिक स्कॉलर है, और आज का मुद्दा बहुत संवेदनशील है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। राजीव त्यागी, आज की डिबेट की आगाज मैं आपसे करता हूं। खबर तो हम सबको मिल गई। आज जो शोक भरी खबर आई, 39 भारतीयों को इस्लामिक कट्टरवाद की प्रोधा ISIS ने मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूरी था सदन में शोर मचाया जाए, हंगामा खड़ा करा जाए और बात सामने ना आने दी जाए। जो सुषमा स्वराज यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का आरोप है, क्या आपको लगता है कि यह मुद्दा बहुत संवेदनशील नहीं है? यहां पर संवेदना दिखानी चाहिए थी कांग्रेस को। मेरा बहुत सीधा और दो टूक सवाल है। राजीव जी। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं पूरे 39 परिवारों के साथ संवेदना प्रकट करता हूं और भर्त्सना करता हूं ISIS के इस एक्ट की जो उसने किया है और मानवता को शर्मसार करने का काम किया है। दूसरी बात बहुत स्पष्ट, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम मांग ये करते हैं कि जितने भी ये पीड़ित परिवार हैं उनको निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आर्थिक सहायता राशि के साथ साथ प्रत्येक पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देनी चाहिए। सर, ये सब बातें हैं, आर्थिक सहायता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल जायज बातें हैं आपकी। लेकिन मैं ये पूछता हूं, आज सदन में हंगामा करना जरूरी था? ज्योतिरादित्य सिंधिया इसकी अगुवाई कर रहे थे, जवाब क्या आपके पास सर? ऐसे शोक जताया जाता है? ध्यान से देखेंगे, सुनिए मैं कंप्लीट कर दूं। हमें अगर वो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए जो संजीदा हो, तो हमें वो मीडिया भी चाहिए जो संजीदा हो, जो डिबेट को ठीक से कंडक्ट कराए। ऐसा मीडिया भी चाहिए। सुन लीजिए अब बात को पूरा प्लीज, और नहीं सुननी और अपनी सुनानी है तो मैं चुप बैठ जाता हूं। अमीश जी, सर मैं आपके पास पहला सवाल आपसे पूछा, दूसरा सवाल आपसे पूछा, जवाब दीजिए। आवाज का डिस्टर्बेंस वैसे ही हो रहा है ना, कान में आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है, तो सुन लीजिए प्लीज। बीच बीच में बार बार बोलेंगे तो आपकी पत्रकारिता में प्रश्न चिन्ह लगेगा और मेरे प्रवक्ता गिरी में प्रश्न चिन्ह लगेगा। प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। देखिए बहुत स्पष्ट मैं बताऊं अमीश जी, हमारी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहीं कोई हिंड्रेंस पैदा नहीं की। राज्यसभा में भी हमने शालीनता पूर्वक और बिल्कुल संयम से सरकार की बात को सुना और पूरे विपक्ष ने सत्ता पक्ष ने राज्यसभा में 2 मिनट का मौन रख के मृतक आत्माओं को शांति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। दूसरी बात, लोकसभा में AIADMK TDP जो भारतीय जनता पार्टी के एडवाइजर है, इन्होंने हंगामा शुरू किया और वो हंगामा करते रहे, क्योंकि अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला था, उस वादे को पूरा कराने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए सुषमा स्वराज पॉलिटिकल बयान कम देती है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस ने ओछी राजनीति करी, TDP चुप हो गई थी। कांग्रेस के ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरे मूवमेंट को लीड कर रहे थे हंगामे का। जवाब क्या आपके पास? मैं जवाब 10 सेकंड आपके पास, फिर मैं सुधांशु के पास जाऊंगा। नवरात्रे चल रहे हैं तो इसमें बहुत स्पष्ट कह दूं कि सुषमा स्वराज जी को देवी नहीं है जो हर बार सत्य बोलेंगी। 4 साल से वो देश को झूठ बोल रही। 2014 से लेकर 2018 के बीच में भाषणों में 39 नागरिकों को जिंदा रखा है सरकार ने। मेरे पास पुख्ता प्रूफ है उसके, कहे तो आपको प्रूफ देना शुरू करूं। मेरे साथ कमलजीत के माता पिता भी है, प्रेम सिंह और संतोष देवी जी, उनका भी। भाग क्यों रहे? प्रूफ ले लीजिए। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। आखिर सुषमा स्वराज को क्यों बोलना पड़ा? ओछी राजनीति कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस कह रही है कि सुषमा स्वराज का शर्मनाक बयान है जो छुपाने की कोशिश हुई। राजीव भी अभी यही कह रहे हैं।
जवाब। मार्टियर्स फाउंडेशन जो है, नहीं, रुकिए रुकिए, आज प्रेस क्या कॉन्फ्रेंस करने जा 39 रहा लोगों था। की मौत पर कांग्रेस जैसी पार्टी ये सियासत जरूरी है? कोई मैं आप दोनों से पूछता हूं, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड नाउ, योर चांस, सुधांशु रिस्पॉन्ड। राजीव होल्ड ऑन, योर ऑडियो इज डाउन। राजीव आज तो कम से कम संवेदना रखिए, हिंदुस्तानी मरे हैं। क्षेत्रीय दल सुधांशु अगर इस प्रकार की बात कर रहा होता तो हम समझ सकते थे कि अनुभव और परिपक्वता के अभाव में वो इस प्रकार की बात कह सकता है, मगर कांग्रेस जैसी पार्टी जिसने 56 साल इस देश पे सीधे हुकूमत की है, क्या कोई सरकार सदन के पटल पर बगैर पुख्ता सबूत के किसी को मृत घोषित कर सकती है? नहीं, वो भी एक ऐसे क्षेत्र में जहां इराक की सरकार के पास ही पुख्ता जानकारी नहीं, जहां पर कि उस जिस देश में वो जगह है उस देश की सरकार का नियंत्रण नहीं। तो जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं थी, आप कैसे अपेक्षा कर सकते थे कि सुषमा स्वराज जी स्पष्ट रूप से बोल देती? सरकार ने हर संभव प्रयत्न किया, हर प्रकार के प्रयास किए, और उसके बाद जब पुष्ट हुआ तब सरकार ने आकर यह बयान दिया कि यह स्थिति है। और अनेक एजेंसीज अनेक प्रकार के प्रश्नों के क्रॉस चेक करने के बाद मेरे विचार से यह उत्तर आया। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप झूठ बोलने का आरोप लगाएंगे पर तो क्या पूरी जिम्मेदारी से जो कहूंगा, कांग्रेस अभी का आपने आरोप बहुत है, सारी बातें बोली, सरकार से अरे देरी झूठ की हुई, बात तो क्या और कही जो जाए? राजीव अभी बोल पंडित रहे थे, नेहरू उससे के मेरे जमाने में जब सामने चाइना बोला। की फौजें आ गई थी नेफा तक, तब तक पंडित नेहरू बोल रहे थे पार्लियामेंट में कि कुछ नहीं हुआ है। और 1987 में जब सामदुरंग घाटी में चाइना आ गया था तो राजीव गांधी भी बोल रहे थे कि कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम उसको उनकी गलती माने या सदन के पटल पर गुमराह करना माने। यहां तो मोसुल में क्या हुआ, इराक की सरकार को पता नहीं, उसके बारे में आप सुनी सुनाई घटना के ऊपर बयान दे देते, उस पर तो आप हमसे क्वेश्चन पूछते। मैं तो भारत की सीमा में क्या हुआ था उस पर आपके इतने बड़े बड़े नेता जो देश के वरिष्ठ प्रधानमंत्री और प्रथम प्रधानमंत्री रहे, वो लोग बोलने में चूक कर गए थे, हम तो उसको चूक मानते हैं। और ये मैं कांग्रेस की निर्लज्जता कहूंगा कि इस चीज के ऊपर वो झूठ बोलने जैसा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ओके, राजीव जवाब, राजीव जवाब, राजीव जवाब, राजीव 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 बोलिए, राजीव जवाब सुधांशु की बात का। देखिए सुधांशु मेरे भाई, मौसूल के लिए प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी जिम्मेदार नहीं हैं। हर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी को छोड़ के वर्तमान सरकार मैंने मौसूल का नहीं बोला, मैं 2-3 डेट देता हूं। मैंने झूठ बोलने का बोला है, उसका जवाब दीजिए। मौसूल की बात मत करिए, ऑन रिकॉर्ड है कि तत्कालीन सेना अध्यक्ष ने कहा था कि नेफा में फौज आ चुकी है और नेहरू जी उसको डिनाई कर रहे थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, अगर आप कहेंगे तो मैं आपकी चिंदी चिंदी अभी उड़ा दूंगा सारी चीजों की। आप सबूत लीजिए, सबूत के साथ बोलिए प्लीज। देखिए जून 2017 में गोपाल बताइए, जवाब दीजिए मान्यवर, जो कि नेहरू जी ने बोला था कि नहीं, मैं मान्यवर जवाब ही दे रहा हूं। राजीव गांधी ने बोला था कि नहीं, जबकि चाइना ने हेलीपैड बना दिया था तावांग किले में आके। सुधांशु, खिसियानी बिल्ली खंबा रोचे वाली बात मत करो, आप भी झूठ की परंपरा को मत निभाओ, मेरी बात सुन लो। जून 2017 में गोपाल वागले जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि मौसूल में सारे भारतीय जिंदा हैं। उसके बाद 22 जुलाई 2015 को अगर आप देखेंगे अमीश जी, तो आप पाएंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से वीके सिंह साहब ने कहा कि एज पर द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन ऑल इंडियंस आर सेफ। ये उन्होंने बकायदा पार्लियामेंट में एक जवाब में कहा। उसके बाद जून 2017 से लेकर के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने बीतने के बाद भी सरकार को सही स्थिति नहीं पता थी। झूठ पे झूठ बोलती रही सरकार। जिस तरह अदालत में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती है, इस तरह भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोल रही है। तीसरा जो प्रूफ मैं देना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट प्रूफ देना चाहूंगा, 2017 जुलाई में मीडिया ने स्पष्ट कर दिया था कि मौसूल में जितने नागरिक हैं वो मारे गए। जुलाई से लेकर के अभी तक सरकार मीडिया की रिपोर्ट को भी नकारती रही। मीडिया भी झूठा, कांग्रेस भी झूठी, जो परिजन बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला, वो सारे परिजन भी झूठे, पूरा देश झूठा है। भारतीय जनता पार्टी से सत्यवादी हरिश्चंद्र है, इसके अलावा कोई पार्टी कहीं भी किसी प्रकार से ना तो सच बोलती है, ना देश का कोई नागरिक सच बोलता है। ठीक है राजीव, यू मेड योर पॉइंट। आपको राजनीति करनी है, 39 मौतों पर आप करिए। जवाब सुधांशु त्रिवेदी क्या है? सुधांशु जवाब, सुधांशु जवाब। होल्ड ऑन राजीव, राजीव होल्ड ऑन, इट्स बीन, नहीं राजीव, और अब आप रुकिए राजीव, ये तरीका नहीं होता डिबेट का। राजीव क्या थी मीडिया में? ओके, सुधांशु जवाब,
सुधांशु जवाब। बोला रात है, एक वाक्य राजीव जी, मंत्री बोला रात कांग्रेस है, जैसी पार्टी से यह अपेक्षा नहीं है ये सुबह कि आप किसी चीज को कम से झूठ कम- बोलेंगे। आज तो कम से भारत कम सरकार थोड़ी ने कहा, गुंजाइश रखिए। भारत सरकार ने कहा 39 भारतीय कि वो मरे, लोग जीवित हैं, कोई और नहीं किस मरा, आधार पर अपने कहा? देशवासी मरे। इराक की आप सरकार ने सियासत ये करिए, कहा आपको कि उनके अच्छा लगता पास है ये? ऐसी जानकारी है कि वो जीवित हो सकते हैं। अमीश, आज तो कम से ये कम सच्ची पत्रकारिता करिए। क्या तरीका है भाई? आपसे भी कहूंगा मैं अमीश, ओके, मुझे ओके, बहुत राजीव, दुख होता है। मुझे ये पता है कांग्रेस कैसी का बात छोटे स्तर करनी पर है, हो आपसे रही है। बात की जरूरत नहीं है। जवाब ओके, देने let's का go to the तरीका reply, उठाएंगे। then I'll open the floor। सेना पे मेरे प्रश्न साथ उठाएंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज पे प्रश्न उठाएंगे, झूठे भाषण, और खुद झूठे कहेंगे सबसे आश्वासन बड़े वाली सत्यवादी सरकार नहीं हरिश्चंद्र। चलेगी। मैं जवाब देना चाहता हूं, आपने रोहिंग्या पूरे का देश मुद्दा को आता है गुमराह तो किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज आपकी गलत, विदेश नीति फेल है, कश्मीर का मुद्दा आपकी आता है तो सेना कूटनीति फेल गलत, है, आपकी पूरी मीडिया सरकार गलत, फेल है इस विषय पे। दूसरे देश की आपकी सरकार गलत, पूरे देश से झूठ बोलती सारे रही देशों के, और इटली के 39 कोर्ट गलत, नागरिकों के सब गलत होते भावनाओं से हैं। खिलवाड़ एक में करती रही, जो अद्वितीय चिंता ब्रह्म का से विषय है। उत्पन्न कांग्रेस मैं है आज जो इस सत्य बात है। पे बहुत दुखी राजीव हूं जी, और सच मैं बोलिए। शर्मिंदा हूं कि मैं जैसा आपको संसद में हो रहा था यहाँ पे भी आप ऐसा करेंगे राजीव। इराक की सरकार राजीव, से प्राप्त जैसा संसद में हो रहा था सूचना के वैसा ही अनुसार होगा वो क्या? जीवित हो सकते हैं, फिर आप झूठ क्यों आप बोल रहे करा हैं कि रहे भारत हैं, सरकार ने आप कहा करा रहे कि वो हैं ये जीवित काम, हैं। इराक आप के करा रहे हैं। प्रेस ने कहा सरकार ना, से सवाल आपको पूछना चाहिए। आपकी 4 साल सरकार होती सरकार तो झूठ क्या क्यों बोल कहती? रही थी और सरकार सवाल आप मुझसे मुसूल में पूछ रहे आपका हैं। प्रतिनिधि था क्या? अमीश देवगन या हमारा सरकार कोई से सवाल इंटेलिजेंस पूछने के इनपुट था बजाय क्या? विपक्ष से सवाल पूछ रहे इस हैं। ढंग की मुझसे गैर सवाल पूछ रहे हैं। जिम्मेदाराना, हास्यास्पद और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं बकवास बातें कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए। आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में आईएसआईएस के अंदर जहां इराक की गवर्नमेंट के इनपुट पे हम नहीं आश्रित होंगे तो किस आधार पे बोलेंगे बताइए? राजीव रुकिए अब आप। इसलिए भावनाओं का ऐसा दोहन करने का सुधांशु, प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक और है, झूठ के मैंने कई उदाहरण दिए जिसका जवाब आप नहीं दे पाए। मैं क्या आपके सुधांशु, प्रधानमंत्रियों ने सुधांशु। सदन के पटल पर देश के अंदर की चीजों पर झूठ बोला। मैं सीधा रुख करता हूं। मैं अभी ना मैं पंडित नेहरू की बात करना चाहता हूं, ना मैं किसी और विषय की बात करना चाहता हूं। मैं बहुत स्पष्ट मुद्दे पे बात करना चाहता हूं। आखिरकार हमारे भारतीयों को मार गिराया गया है, बांग्लादेशियों को छोड़ा गया है, हिंदुस्तानियों को मार गिराया गया है, आईएसआईएस ने मारा है। मेरे साथ कमलजीत के माता पिता हैं, प्रेम सिंह और संतोष देवी। मैं आप लोगों के पास बाद में आऊंगा। जैदी साहब, मेरे को पास उनके पास जाना जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे पता है आपके लिए दिन आज का जवाब देने वाला नहीं है, मेरे पास सवाल भी नहीं है। सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? विपक्ष को इस देश के क्या कहना चाहते हैं? मैं हाथ जोड़ के पूछता हूं, आपको नमन करते हुए क्या कहते हैं आप? प्रेम सिंह जी, प्रेम सिंह जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं विपक्ष को जो आपके सामने इतना लड़ रहे हैं? आवाज नहीं आ रही सर। चलिए, आपसे हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन अब मैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आता हूं जो मुद्दे पर बात करनी जरूरी है। मैं सीपीआई के नेता जैदी साहब के पास जाता हूं। और जैदी साहब, इस्लामिक आतंकवाद है, माना जाए? देखिए सुन लीजिए, सबसे पहले तो मैं 39 परिवारों के दुख की घड़ी में उनके साथ हूँ और बेहद संवेदनशील मसला है और इस बहस को देख के वो और दुखी हो सकते हैं। तो मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इसे देखते हुए शब्दों का ठीक ठीक इस्तेमाल किया जाए। इंसानियत का कत्लेआम मौसूल में हो रहा है, कौन सा इस्लाम बच रहा है मेरी समझ में नहीं आता है। आप मानव अधिकारों की बात करना क्या राजनीति हो गई है? क्या देश के नागरिकों की सुरक्षा के ऊपर सवाल उठाना राजनीति हो गई है? राजनीति अमीश देवगन जी, आपके माफ करना, आपके सवाल में नजर आ रही है मुझे। वहां पे सिर्फ 39 भारतीयों का कत्लेआम नहीं हुआ, बार बार आप एक सेंटेंस कर रहे हैं इस देश के लिए कि बांग्लादेशियों को छोड़ दिया हमारे 39 बिल्कुल ये हुआ है, सच्चाई है ये आपकी, क्यों नहीं बोलूंगा मैं ये बात? मानसिकता नहीं है, सच्चाई है। आप लोग तो ये भी कह रहे थे, रोकते हैं कि आप बांग्लादेशी भी मत बोलिए। सुन लीजिए, बांग्लादेशियों को वहां पे छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? बताइए, इस देश को बताइए, बांग्लादेशियों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? क्यों सच्चाई ना है देश के सामने? बांग्लादेशियों को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? बांग्लादेशियों को छोड़ा नहीं छोड़ा? हाँ या ना में बताइए, सच क्या है? इसमें राजनीति क्या है? मैंने क्या राजनीति करी है? आप राजनीति कर रहे हैं यार, सच बोलना राजनीति है। बांग्लादेशियों को छोड़ा नहीं छोड़ा? बांग्लादेशियों को छोड़ा नहीं छोड़ा? आप सच बोलिए, कब तक छुपाएंगे? कब तक छुपाएंगे आप जैसे लोग? कब तक छुपाएंगे आप जैसे लोग? बांग्लादेशी को नाम लेने पे आपको पॉलिटिक्स नजर आ रही है। बांग्लादेशियों को छोड़ा नहीं छोड़ा? वहां इंसानियत का कत्लेआम नहीं हुआ। बांग्लादेशियों को छोड़ा नहीं छोड़ा? वहां दो चीजें। सर, इंसानियत का तो कत्लेआम हुआ। मोसूल में साल दर साल ऐसा हो रहा है। कत्लेआम हुआ, इंसानियत का कत्लेआम हुआ।
हिंदुस्तानियों का कत्लेआम हुआ और आप लोग बांग्लादेशी में चल रहे हैं, आप लोग बांग्लादेशी में चल रहे हैं। आपकी मानसिकता समझता हूं मैं सर, आपकी मानसिकता समझता हूं। उस तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं जो देश आपको माफ नहीं करेगा। आईएस अच्छा माहौल पैदा कर रहा है, अमीश देवगन खराब माहौल पैदा कर रहा है। आईएस अच्छा माहौल पैदा कर रहा है। आईएस आप उनसे ज्यादा बदतर माहौल पैदा कर रहे हैं। वाह सर वाह, मतलब आईएस से खतरनाक बैग हो गया। बिल्कुल कमाल। इस देश के लिए ओके, आपकी वाणी, आपकी आज की भाषा शैली उससे ज्यादा खतरनाक। सैयद रिजवान, मैं सच बोल रहा हूँ, इससे तकलीफ गहरी हो रही है आपको। सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, और बोल के आया था सच बोलूंगा, सच बोलूंगा। आज तकलीफ इसलिए हो रही है। सैयद रिजवान, डिबेट आगे बढ़ेगी, ब्रेक नहीं ले रहा मैं। सैयद रिजवान, रिस्पॉन्ड टू मिस्टर जैदी नाउ। अमीर जी, कल हम मिस्टर रिजवान, मेक योर पॉइंट। जी, कल बड़े अफसोस की बात है, कल हम मुता और हलाला पे डिबेट में बैठे थे तो लोग कह रहे थे भाई वो तो मुसलमान नहीं होते जो हलाला और मुता करते हैं। आज मुझे पता चल रहा है कि आईएसएस वाले भी मुसलमान नहीं हैं। जब अखलाक मारा जाता है वो मुसलमान हो जाता है, जब 39 लोग मारे जाते हैं वो हिंदुस्तानी हो जाते हैं। आप उनको हिंदुस्तानी क्यों कह रहे हैं? आप कहिए मुसलमान, हिंदू मारे गए हैं, आप भी तो वो जज्बा दिखाइए ना। और एक जिसने अली अपना नाम बताया उसको छोड़ा उनको बोले थे, आपके भी पहले बोले थे, उनको 30 सेकंड दीजिए। सुन लीजिए, नहीं जैदी साहब, ये गलत तरीका है। आप बोले वो नहीं बोले, नहीं जैदी साहब ये गलत है, उनको बोलने दीजिए। सुन लीजिए, वहाँ इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है और भेड़िया कत्लेआम कर रहा है। कौन ठीक है, एक सेकंड आप उसे इस्लाम सुन लीजिए। नहीं नहीं, उनको बोलने दीजिए। ये एक तरीका गलत है। देखिए जैदी साहब, मैं आपको पूरा टाइम खड़े बोलने का। नहीं रुकिए, सबका हुआ था। रुकिए आप बोलिए रिजवान, आपका ऑडियो आ रहा है, मेरा ऑडियो भी ऑफ है, बोलिए। आपने कहा तमीज सीखी है? अजीब जाहिल लोग हैं भाई। अमीर जी नहीं कहता है आदमी। रुकिए जैदी साहब, मैं आप भी 1991 में जब इराक वॉर हुई थी, जब 1991 में इराक वॉर हुई थी, हर जुमे की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर जॉर्ज बुश का पुतला जलाया जाता था। रोहिंग्या प्रॉब्लम आई तो 2012 में आपको पता है हिंदुस्तान में क्या हुआ और आजाद मैदान में क्या हुआ। अभी आपने ट्रिपल तलाक में देखा कि मुस्लिम उलेमा मौलाना कितने लामबंद हुए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती। चीख चिल्लाहट हुई इस डिबेट के अंदर, बहुत शोर मचा। आज मैं नहीं चाहता था बिल्कुल ऐसा हो, लेकिन 39 भारतीयों की मौत का दुख, आंख में वाकई आंसू है, लेकिन सीने में दुख भी है और गुस्सा भी है, ये मैं बताना चाहता हूं। आप तमाम लोगों का एक बार फिर स्वागत है। डॉक्टर त्रिवेदी हैं, राजीव हैं, नेता सीपीआई के हैं, मेरे साथ जैदी साहब, मेरे साथ आरएसएन सिंह काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ कमलजीत के माता पिता हैं, मेरे साथ सैयद रिजवान है, इस्लामिक स्कॉलर, जिनका व्यू पॉइंट रह गया था ब्रेक से पहले। मैं रिजवान साहब आपकी बात आता हूं और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं। एक तरफ संसद में हमें खुली राजनीति दिख रही है, दूसरी तरफ बांग्लादेश का नाम लेने पर भी आपत्ति हो रही है। इस्लामिक आतंकवाद तो छोड़िए कि भारतीय मारे गए, बांग्लादेश को छोड़ दिया। खुदा के वास्ते लोगों को कंट्रोल करिए अमीर जी, शुक्रिया। 1991 में इराक वॉर से लेके अमीर जी रोहिंग्या प्रॉब्लम तक 2012 पूरे देश को याद है। ट्रिपल तलाक में भी जो मुसलमान मौलाना लामबंद हुए ये भी सब देश ने देखा है। मैं एक सवाल पूछता हूं अपनी कौम से कि अगर आतंकवाद के नाम से इस्लाम बदनाम हो रहा है, 2 दिन बाद जुमे की नमाज है, तुम लोग रोहिंग्या प्रॉब्लम की तरह 2012 की तरह पूरे देश में जुमे की नमाज के बाद आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा क्यों नहीं खोलते? 2-2 लाख मुसलमान जुलूस क्यों नहीं निकालवाते? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी लीडरशिप क्यों नहीं करती? मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरता? जैसे ट्रिपल तलाक के लिए उतरता है, जैसे यूसीसी के खिलाफ उतरता है, आतंकवाद के खिलाफ मुसलमान सड़कों पर क्यों नहीं उतरता? मुसलमान इसका जवाब दे। जी मैं नहीं, पहले मेरे को आरएसएन की बात जाना है। अरे नहीं, रुकिए आरएसएन सिंह अभी तक डिबेट में है। सर आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी, मैं जब आपकी बात आऊंगा। ऐसे नहीं होगा। आरएसएन सिंह को आने दीजिए आप। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए आप। करबला से हाथ जोड़ो आपको 10 सेकंड। करबला से लेकर आज तक इस्लाम के नाम पर इंसानियत का कत्लेआम हुआ
और जिस विचारधारा के रिजवान साहब बैठे हैं, कभी इन्होंने उसकी मजम्मत की, कभी प्रदर्शन में शामिल हुए। ठीक है, अभी प्रदर्शन के खिलाफ जो प्रदर्शन रिजवान साहब को भी बोलूंगा और आपको भी बोलूंगा। ठीक है सर, कौन से इस्लाम को बचाते हैं? 10 सेकंड मांगे, 4 सेकंड ले लिए बात करते हैं, ये किस इस्लाम को बिलोंग करते हैं? रुकिए मेरी विचारधारा के लोग आईएसआईएस के खिलाफ हथियार बंद लड़ते हैं, और जिस कौम के अंदर में पैदा हुआ ये आईएसआईएस के लोग उस कौम का कत्लेआम करते हैं, और फिर बैठ के मुसलमानों की बात करते हैं। ये कौन से इस्लाम की बात करता है? एडमिशन लो। ये खुद आईएसआईएस की आइडियोलॉजी को नहीं, ये गलत कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। साबित कर सकता हूं। अगर जिसने करता हूं आईएसआईएस तो मार रही है भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को मार रही है, बांग्लादेशियों को छोड़ रही है। ये क्या विचारधारा है? ये क्या विचारधारा है? किडनैप दोनों होते हैं, आरएसएन सिंह बांग्लादेशी भी और हिंदुस्तानी भी। रुकिए आप बात को आने नहीं देना चाहते, शोर मचा रहे डिबेट के अंदर। 39 भारतीयों के मरने का दुख भी नहीं है क्या आपको? मुझे दुख है, फिर चुप रहिए। लेकिन बांग्लादेश आरएसएन सिंह की आवाज जा रही है, आपकी आवाज भी नहीं जा रही। आरएसएन सिंह, 39 भारतीयों को मार दिया जाता है, बांग्लादेशियों को छोड़ दिया जाता है। ये क्या विचारधारा है? और हमारे देश के अंदर कोरी करारी राजनीति होती है, संसद से लेकर संसद के बाहर तक, जो शर्मिंदगी पैदा करती है। आरएसएन सिंह, खुल के बोलिए आज। अमीश जी, हम बहुत, ये हमारा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पे डीएनए टेस्ट नाम की टूल है हमारे पास। नहीं तो पता नहीं अमीश जी, पिछले वॉर्स में कितने ऐसे मौतें हुई जिनको झूठ के नीचे दफना दिया गया, और आज तक उन पे शायद झूठ की मिट्टी का वेट उनके ऊपर है। तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और जब आप किसी को वॉर में और ऐसे परिस्थिति में आप डेड डिक्लेयर करते हो, तो एक पूरी इकोनॉमिक और सोशल प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको मालूम है इकोनॉमिक प्रक्रिया क्या होती है, लेकिन सोशल प्रक्रिया मैं आपको बता दूं वो डिवास्टेटिंग होता है। अगर ये पता चले कि अगर आपने जिसको डेड डिक्लेयर किया है वो आदमी जिंदा है। पर कांग्रेस कह रही है कि ऐसा होना चाहिए था। सरकार ने कुछ छुपा के रखा। एक मिनट, बीइंग अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट, आपको लगता है सरकार ने कुछ छुपा के रखा? नहीं, 15 सेकंड में बताइए। नहीं साहब, इससे पुख्ता कदम पिछले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है ये हुआ ही नहीं है। हर एक वॉर के बाद अमीश जी, हर एक वॉर के बाद कई, इवन आफ्टर कारगिल वॉर, ऐसे कई ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे कि जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया और वो आदमी जिंदा वापस आ गया, और वो जब वापस आया तो उसने देखा कि उसका आशिया लुट गया है। तो शर्म करो यार। ओके राजीव, जवाब करो। ये राजीव त्यागी जवाब आरएसएन सिंह की बात का। ये राजनीतिक क्या ये राजनीति शर्मिंदा करती है? ये नहीं, एक मिनट, ये राजनीतिक नोक-झोंक की चीज नहीं है। मैं जवाब देता हूं। और मैं जवाब 2 देता हूं। मिनट राजीव, 2 मिनट साइलेंस कर लेने के बाद और संवेदना प्रकट करने के बाद आप फिर गाली गलौज करने लगो। ये कौन सी संजीदगी है? इज दिस अ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स योर सिटीजंस? दूसरी बात आपने बिल्कुल सही कही। देखो, जब आईएसआईएस के झंडे कश्मीर में लहराए तो हमारे यहाँ लोगों ने कहा कि ये कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ ये हैं। उसके बाद जब यहाँ से कुछ पलायन होने लगा तो फिर कहने लगे ये चंद लोग हैं। फिर पता चला कि भाई बांग्लादेश और मालदीव जैसे ठीक है। आरएसएन, अब आपने अपनी बात रख ली, आपको 2 मिनट हो गए। एक मिनट राजीव, सब गिव योर रिप्लाई इन 40 सेकंड, अंडर 40 सेकंड। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत है। ओके राजीव, लेट राजीव रिस्पॉन्ड। ओके आरएसएन होल्ड ऑन, लेट राजीव रिस्पॉन्ड। आरएसएन सिंह साहब का बड़ा सम्मान करता हूं, वो एक अच्छे नागरिक हैं देश के और अच्छी बातें रखते हैं, लेकिन मैं 2-3 फैक्ट्स रखना चाहूंगा। 22 जुलाई 2015 एमओएस वीके सिंह साहब स्टेटमेंट देते हैं पार्लियामेंट में। वो कहते हैं, आई कोट, एज पर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज दे आर ऑल सेफ, द गवर्नमेंट इज मेकिंग ऑल एफर्ट्स एंड टेकिंग ऑल स्टेप्स टू सिक्योर देयर रिलीज। ये पहला मेरा सबूत है।
दूसरा सबूत आता है मार्टियस फाउंडेशन जो ये कहती है, आज के स्टेटमेंट में कहते हैं कि 6 महीने से हमें पता था कि इराक में नागरिक 39 नागरिक मारे गए हैं। मार्टियस फाउंडेशन जिसने कि डीएनए टेस्ट किया। तीसरा, जो आपके जितने भी नागरिक हैं देश, जो 39 नागरिकों के परिवार हैं, वो सब ये कह रहे हैं, आज पूरी रिपोर्ट है, पूरी मीडिया में चल रही है, हो सकता है आपके में चले कि सरकार ने हमसे झूठ बोला और 2014 से लेकर अब तक झूठ बोलती रही। चौथी रिपोर्ट जो बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया ने 21 जुलाई 2017 को पहले भी आपने बताई है, ये चारों बातें आपने पहले बताई है। अब आपको 50 सेकंड हो गए। प्लीज जी लास्ट सेंटेंस कह दूं, लास्ट जी 5 सेकंड है। सुधांशु को मौका दे। 2017 को मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग में आया कि मौसिल में जितने नागरिक हैं वो मारे गए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, चौकीदार बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है। ये सरकार रात को सर, सुबह मुझे लगता है कि सुबह को इतना इनह्यूमन नहीं होना चाहिए आज के इस दिन। इतना थोड़ी संवेदना रखनी चाहिए सर। मैं राजीव आपके हाथ जोड़ता हूं सर, आज संवेदना रखिए, आज संवेदना रखिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। 40 भारतीय मारे गए हैं, संवेदना रखिए, आपसे भी 39 भारतीय मारे गए हैं। प्लीज राजनीति मत करिए सुधांशु। राजनीति तो आप कर रहे हैं, कोरी राजनीति कर रहे हैं आप बैठकर, कोरी राजनीति कर रहे हैं आप बैठकर। संसद में आप लोगों ने राजनीति करी आज, कहीं तो संवेदना रखिए। सुधांशु 40 सेकंड है सर आपके पास भी। देखिए, मृत होने के संदर्भ में जब तक सरकार पुख्ता नहीं होगी कैसे जवाब देगी? और जिस ढंग से हाथ फैलाकर राजीव जी कह रहे हैं, अरे मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ने केरल की विधानसभा में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया था कि मौलाना मदनी जो कि कोयम्बटूर हमले का मुख्य आरोपी है, वो जो कि तमिलनाडु के जेल में बंद है, उसे वापस कर दिया जाए। और आप लोग हाथ जोड़ के कहते हैं आप आतंकवाद से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। अरे होना तो यह चाहिए था जैसा दुनिया के अन्य देशों में होता है। ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, ऐसी कोई घटना होती है तो सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष एकजुट होकर संकल्प करता है कि हमें इस आतंकवाद से लड़ना है, जिसका सबसे प्रखर उदाहरण इजराइल बताता है। कभी आपने उन देशों में पार्टियों में इफ एंड बट, किंतु या परंतु नहीं सुना होगा। होना ही चाहिए था कि आज कांग्रेस सर हमारे यहाँ तो तकलीफ है, बांग्लादेश का नाम क्यों ले लेते हैं? इस्लामिक आतंकवाद हमारे से यहाँ लड़ने तो देश की विपक्षी पार्टी सरकार की हर प्रकार का सहयोग करेंगे, जो कहती है कि बांग्लादेश का नाम क्यों ले रहे हैं? आप तो ये कहने लगे कि सरकार ने बताया क्यों नहीं। राजीव जवाब, ओके लेट राजीव रिस्पॉन्ड, गिव राजीव 20 सेकंड, गिव राजीव राजीव 20 सेकंड। जाकर विदेश में मोसुल में घटना हुई थी, किन सोर्सों पे सरकार जवाब दे। और जब तक वो सारे सोर्स कंफर्म नहीं होते, सरकार ओके राजीव लेट राजीव रिस्पॉन्ड। राजीव, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, आईएसआईएस का जवाब देना चाहता हूं। याद करिए पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा के समय लखनऊ के पास आईएसआईएस का एक आतंकवादी पकड़ा गया, उस पे ये लोग ये बोलने लगे कि तो पुलिस काउंटर किया जा रहा है। जब उस आतंकवादी के पिता ने कह दिया कि मैं इसे आतंकवादी मानता हूं, मैं अपने बेटे का शव नहीं लूंगा, तब ये चुप हुए थे। आईएसआई से रिलेटेड हर चीज पे इन लोगों ने राजनीति की है, बहुत दुखद बात है। झूठे, देखिए जिस पार्टी के पुरखों ने कुर्बानियां दी हूं देश को बनाने के लिए, देश को सींचने के लिए, और आज भी कुर्बानी देते चले आ रहे हैं, उनको वो अरे भैया पुरखों ने दी थी, अभी तो और मेरे मित्र से पूछना चाहूंगा, हमने भी दी, उसका जवाब दे रहा हूं। ये सरकार झूठे भाषणों, झूठे आश्वासन की सरकार है। आतंकवादियों के साथ खड़े रहे ना। केरल विधानसभा में पारित मार्च 2006 के प्रस्ताव का जवाब दीजिए। गोपाल वागले ने कहा कि मेरे तथ्यों को आप राजीव जी दाएं बाएं कर रहे हैं। मैं अपने मित्र ना नेहरू जी के झूठ पे आप बोले, ना राजीव गांधी के झूठ पे बोले, ना आतंकवाद के समर्थन के ऊपर। मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं ब्रेक से पहले जाऊंगा कमलजीत के माता पिता के पास पे चलता हूं। प्रेम सिंह, संतोष देवी। प्रेम सिंह जी, सरकार और विपक्ष को आप क्या कहना चाहते हैं? एक मैसेज आपका क्या है सर? मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन से ये पूछता हूं आपसे सर। प्रेम सिंह जी, हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं सरकार को और विपक्ष को आप? प्रेम सिंह जी, ਅਸੀਂ तो यही सरकार से कहना चाहते हैं क्योंकि 4 साल हो गए ਆ ਸਾਨੂੰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਸੇਵ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ, क्यों इस तरह के हालात दे विच गुजरना। मैं आपके पास वापस आऊंगा। आपने बड़ी अच्छी 2 पॉइंट्स जो आपने उठाए, एक तो सरकार ने पहले क्यों बोला कि ये बच्चे हैं और फिर क्यों अचानक बताया कि ये बच्चे अब नहीं हैं। दूसरा एक आपका वाजिब सवाल जो मैंने शुरू में सवाल उठाया था, जब बांग्लादेशी छोड़े जा सकते हैं तो हिंदुस्तानियों को ISIS ने, इस्लामिक संगठन ने क्यों मारा। मैं सीधा रुख करता हूं सुधांशु त्रिवेदी का। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, आपने सुना कमलजीत के माता पिता ने क्या बोला, जब बांग्लादेशी छोड़े जा सकते हैं तो हिंदुस्तानी क्यों नहीं छोड़ेगा। दूसरा, सरकार ने ये 3 साल तक क्यों छुपाया, जवाब क्या है। देखिए, मैं दोनों बातों का स्पष्ट उत्तर दे रहा हूं। सरकार एक जिम्मेदार संगठन होता है, देश का सबसे जिम्मेदार व्यवस्था होती है। जब तक हर प्रकार के, जैसे भी राजीव जी ने कहा, मल्टीपल सोर्सेज वर्ड वीके सिंह जी ने यूज किया, जब तक एक एक उपलब्ध सोर्स से यह सुनिश्चित ना हो जाए कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है, तब तक सरकार के लिए किसी को मृत घोषित करना सर्वथा अनुचित था। इसलिए सरकार ने उस जिम्मेदारी का निर्वाह किया और हर संभव प्रयत्न करके जब यह सुनिश्चित करने में सफल हुई, तब सरकार ने उनको मृत घोषित किया। दूसरी बांग्लादेशी की बात, यहीं पर तो मुख्य बात है। अरे भाई, जब ऐसी कोई घटना हुई कि बांग्लादेशी को छोड़ दिया गया, तो हम ये बात कहने में क्यों हिचकते हैं कि भारतीयों को क्यों नहीं छोड़ा गया, किस कारण से नहीं छोड़ा गया। ईमानदारी से इसे स्वीकार करेंगे तब उस रोग का निदान होगा ना। जैसे रिजवान जी ने कहा, अरे भाई ये घटनाएं, ये बताइए, आयरिश हमारे यहाँ तो बांग्लादेशी बोलने पे तकलीफ हो जाती है, क्यों हम सिर्फ ये भी नहीं कहना चाहते कि बांग्लादेशी को छोड़ा गया, क्यों ना बोला जाए, चूज करके मारे, क्योंकि आपको सूट नहीं करता जैदी साहब। सूट नहीं करता, मुझे सूट करता है, मुझे सूट करता है। बांग्लादेश की सरकार जिम्मेदार सरकार थी, उन्होंने अपने नागरिकों को बचाया। हमारी सरकार निकम्मी सरकार थी जिसने सदन में घटिया जानकारी दे रही है, कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है, हमारे नागरिक सुरक्षित है। क्या बोलते हैं आप, हमारे नागरिक सुरक्षित है। तथ्य तो पूरे रखिए, सरकार ने बचाया था उनकी, जैदी आप उनकी सेना में शामिल थे, भारत उनको छोड़ा क्या था, फिर कहां छोड़ा आपको, जहां गलत बोलेंगे वही पकड़ूंगा, जहां गलत बोलेंगे वही पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये बात डंके की चोट पे बोलता हूं, उन्हें छोड़ा गया था, उन्हें छोड़ा गया, फिर आप गलत नहीं करेंगे। कहीं पर विपक्ष आप बोले उन्होंने बचा लिया, साहब को एक चीज बांग्लादेश की फौज गई थी, मेरे साथ जमे की नमाज उस मस्जिद में जाकर पढ़ना जहां पे ISIS के खिलाफ रुकिए, सुधांशु रुकिए, सुधांशु रुकिए, होल्ड ऑन, आपने बात करी, रुकिए, आवाज डाउन कर रहा हूं मिस्टर रिजवान, रिजवान साहब करवाइए। अब फिर कहना चाहिए ऐसे मुद्दे निकाल के बोलिए रिजवान साहब। संवेदनशील हो अमित जी, कब मुसलमान शाहबानों की तरह सड़कों पर उतरेगा आतंकवाद के खिलाफ, जैसा शाहबानों के टाइम पर उतरा था। और कब मौलाना और झूठ बोलना शुरू करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे। ISIS के तुम जैसे लोग हो जो उनकी आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हो, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। 39 भारतीय मरे, 39 भारतीय मरे, इंसान नहीं हो सकते। शर्मिंदा हूं मैं आज सर इस डिबेट को कर मैं इस डिबेट को यही खत्म करता हूं। शुक्रिया सर, शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इस डिबेट को मैं यही वाइंड अप करता हूं। माफी चाहता हूं जिसके पास मैं नहीं आ पाया, लेकिन इंसानियत को हम शर्मिंदा कर रहे हैं इस तरह की बहस को करके। और जैदी साहब, थोड़ा निवेदन है, थोड़ी इंसानियत रखिए। जब लोग जाते हैं, अपने घर के लोग गए हैं, दुख होता है सर, कम से कम ये तो रखिए, जानकारी तो पूरी रखिए। आप तो बांग्लादेश को क्लीन चिट दे रहे हैं। शुक्रिया सर आप तमाम लोगों का। आज का निष्कर्ष भी यही कहता है। आप बोलते रहिए सर, और बोलिए थोड़ी देर और बोलिए, अगली डिबेट में भी बोलिए आप सर। शुक्रिया आपका इस डिबेट में जुड़ने के लिए तमाम लोगों का।